अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम पढ़ने जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारी बुक भी हाफ हो जाएगी और उम्मीद है कि आपने याद कर ली होगी जितना आप पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आप साथ साथ कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते जाएं, ताकि आपका कुछ ना कुछ काम जरूर कवर होता चला जाए। ठीक है बेटा जी, तो शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कुछ पढ़ चुके हैं, जो हमारे लास्ट सेक्शंस हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपके पिछले टॉपिक मिस हो गए हैं तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मिल जाए ये नॉलेज, ये वीडियोस और ये लेक्चर्स वक्त पर। अच्छा जी, तो एंडोक्राइन सिस्टम का ताल्लुक किस तरह से आपने जोड़ना है। मिसाल के तौर पर इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये सब नर्वस सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते आप अचानक से, यानी जो हमारे ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये पढ़ाते पढ़ाते सर आप एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ क्यों आ गए हैं? क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कोई सिमिलैरिटी है, कोई कोई इनके दरमियान ताल्लुक है, तो ये आपको बताने लगे हैं। देखो, सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि जब हमने न्यूरॉन पढ़े थे, तो न्यूरॉन भी किस तरह काम करते थे। न्यूरॉन काम करते थे कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा हाथ अगर गर्म चीज़ को छू गया है, तो हमने ये बातें पढ़ी थी, तो क्या होता है, हमारा हाथ फ़ौरन आगे से हट जाता है। या पाँव हमारा अगर किसी काँटे पर लग गया है, तो फ़ौरन हम एक रिएक्शन देते हैं। या हमारी आँख ने कुछ देखना है, तो हम उसके मुताबिक कुछ काम करते हैं। तो ये क्या था, आँख और हाथ के दरमियान क्या है, एक ताल्लुक है जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमने गिलास उठाकर और या जग उठाकर गिलास भरना है, तो हमें पहले आँख से देखना पड़ेगा और फिर हमारा हाथ काम करेगा। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम भी एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम में और पिछले नर्वस सिस्टम में थोड़ा-सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी आपको साथ-साथ समझ आ जाएगा। जब तक आप इन दोनों के दरमियान ये ताल्लुक को उसी तरह से नहीं पढ़ेंगे, उस वक़्त तक आपको सही तरह से मतलब ये पता नहीं चलेगा कि इस चैप्टर में दोनों चीज़ें हैं क्या? या कोऑर्डिनेशन कैसे काम करती है। देखो, सपोज़ कीजिए आपके पाँव में काँटा लग गया है, तो क्या होगा, आपको फ़ौरन हाथ हटाना होगा, फ़ौरन यानी काम जल्दी करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अब तक पढ़ा, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, वो एक फ़ास्ट रैपिड सिस्टम है। लेकिन सपोज़ कीजिए आपकी हाइट को बढ़ाना है, तो आपकी हाइट फ़ौरन तो नहीं बढ़ेगी ना, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगी। तो उसको किसने बताना है कि आपने कितने आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना है? वो हमारे केमिकल सिस्टम ने, हमारे हार्मोन्स ने बताना है। तो ये अमल सुस्त होगा। तो इस तरह से हाइट बढ़ने का अमल सुस्त है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अगर मिसाल के तौर पर आप डायरेशन करें, तो वो चुटकी बजाते डायरेशन नहीं हो जाएगी, बल्कि उस डायरेशन को आहिस्ता-आहिस्ता करवाया जाता है, ताकि वक़्त के साथ-साथ उसको मतलब सही तरीके से परफ़ॉर्म किया जाए। तो उसके लिए भी हमें हार्मोन या केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो सुस्त तरीका है। तो अब तक मैंने आपको एक रैपिड यानी फ़ास्ट और एक स्लो तरीके के कार्य के बारे में बताया है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है, बट इसके अपने काम है, इसको स्लो ही होना चाहिए और इसके साथ-साथ ये भी एक कोऑर्डिनेशन का मेथड है जो केमिकली चलता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा-सा बुक की वर्डिंग की तरफ, समझते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अनदर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि कोऑर्डिनेशन है ये। जैसे कि जानवरों में या इंसानों में, इंसान और जानवर यहाँ पे सेम मतलब दिया जाएगा, मतलब पौधों से हटकर। पौधों में भी हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन जो हार्मोन अब हम पढ़ें, ये सिर्फ जानवरों में ही पाए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस द या व्हिच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट हॉर्मोन्स। देखो, एक बात जानकर चलो, वो क्या है? मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप यूँ समझ के चलो कि आपके पास ब्रेन है, क्योंकि दिमाग जो होता है वो सारे पैगामात वसूल करता है, सवालात लेता है और फिर उसके बाद जवाबात भी देता है। तो आप सोचो कि ये आपके पास एक ब्रेन है, ठीक है ना? और ब्रेन के साथ-साथ अब हुआ ये है कि सपोज़ चलो हम आसान काम कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा गला है, ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया के पास यहाँ पर एक समझ लें ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ये दिमाग में रखिएगा। अब जो ऑर्गन है ना, उसका नाम हम रखेंगे ग्लैंड, ठीक है? यानी आपके जिस्म का जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंड। और उस ग्लैंड से जो सेक्रीशन, कोई रतूबत या केमिकल प्रोड्यूस होगा, उसका नाम होगा हार्मोन। तो अब आपको बात समझ में आई कि हार्मोन खुद ब खुद पैदा नहीं होते, बल्कि ग्लैंड्स की वजह से पैदा होते हैं। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में कई जगह पे हैं। जैसे एक ग्लैंड हम पहले भी पढ़ कर आए हैं अभी, कि हमारे मिड ब्रेन के पास क्या होता है, एक छोटा-सा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी। जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी। फिलहाल तो अभी हमने पिट्यूटरी के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि पिट्यूटरी एक ग्लैंड है। और इस
पिट्यूटरी ग्लैंड से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ये बहुत ही अहम किस्म का हार्मोन होता है, तो इसलिए आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बार-बार समझना भी है, पढ़ेंगे भी, ज़ाहिर-सी बात है। अब क्या किया, सपोज़ कीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक पैगाम आया। ये पैगाम कैसे आया है? ये पैगाम आया है केमिकली, हार्मोन के ज़रिए, ठीक है? इनको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। परेशान नहीं होना आपने। ये हार्मोन आता कहाँ? ये हार्मोन मतलब कोई नाली से आता है? नहीं, ये ब्लड के ज़रिए से आता है। तो हार्मोन आमतौर पर जो अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जितने भी सिक्रीशंस होंगी वो ब्लड के ज़रिए ट्रैवल होती हैं। अब यहाँ पे छोटी-सी बात और समझ लो, वो क्या है? वो ये है कि पिट्यूटरी को कैसे पता चला कि भई कुछ करना है? तो बेटा ये मैंने छोटा-सा एक हिस्सा बनाया है, समझ लीजिए ये आपके पास इंटरन्यूरॉन है, क्योंकि ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो इंटरन्यूरॉन होते हैं, या एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो असल में नर्वस सिस्टम ही बताता है, क्या बताता है? किसको? ग्लैंड्स को, और जैसे स्पेशली पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ब्लड के ज़रिए हार्मोन्स खारिज करता है, और वो हार्मोन अब कहाँ पर आ गया? वो हार्मोन यहाँ पे आ गया है। वो हार्मोन कह रहा है, जैसे ये अगर ये थायराइड ग्लैंड है, तो वो कहेगा कि आप थायरॉक्सिन पैदा करो, ठीक है? थायरॉक्सिन हमारा वज़न बढ़ा सकता है, या हमारी क्या कहते हैं, कद बढ़ा सकता है। तो अब आपने गौर किया, क्या एक थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहाँ से आया है? ब्रेन ने पिट्यूटरी के ज़रिए से भेजा है। कहाँ पर? एक नए हार्मोन अपना ग्लैंड के पास, और वो ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, जैसे हमारे पास किडनीज़ हैं, ठीक है? तो किडनी है, चलो हम इसे, किडनी के ऊपर एक हार्मोन होता है, और वो हार्मोन ये रहा, ठीक है? बल्कि आप ये कह लो उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, फिर उसका हार्मोन बना लेते हैं। अब ये आपके पास क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। यानी जैसे मैंने ऊपर समझाया कि ग्लैंड होता है, और नीचे भी कई मतलब जगहों पे ग्लैंड होंगे, हम सीखेंगे, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे बात समझा रहा हूँ। अब हो सकता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये पैगाम यहाँ तक पहुँचा दे, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड तक, और एड्रिनल ग्लैंड से कहे कि भई, यानी ये हार्मोन कौन-सा होगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये मैं कुछ हार्मोन के नाम ले रहा हूँ। ये हार्मोन पिट्यूटरी से आएगा, और वो आकर ये बताएगा एड्रिनल ग्लैंड को कि भाई आप एक और सिक्रीशन या हार्मोन खारिज करो, और वो हार्मोन कहाँ जाएगा? किडनी के अंदर, और किडनी डिसाइड करेगी कि जो हमने यूरिन बनाना है वो कैसा बनाना है, यानी डाइल्यूट, पानी से ज़्यादा भरा हुआ, या कॉन्सनट्रेटेड। यूँ भी बोल सकते हैं, डाइल्यूट का मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन का अमल कम होगा, और कॉन्सन्ट्रेशन का या कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि जो आपके पास समझ लें कि रीअब्जॉर्प्शन का अमल है वो ज़्यादा होगा। ये हम पहले से पढ़ आए हैं, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल अभी आपको इतना समझ में आया कि देखो ये येलो कलर में जो हार्मोन बना रहा हूँ, या हार्मोन जहाँ से निकल रहे हैं वो ग्लैंड बना रहा हूँ, तो ये एक केमिकल सिस्टम है जो ब्लड के ज़रिए से मूव कर रहा है। तो अब आपके ज़हन में एक छोटा-सा खाका तो बन गया होगा कि कैसे हमारा दिमाग, जो कि नर्वस सिस्टम में जुड़ा हुआ है, वो एक केमिकल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक ग्लैंड, जैसे कि हमने नाम लिया था, क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो दूसरे ग्लैंड को, जैसे कि थायरॉइड ग्लैंड को या वो एड्रिनल ग्लैंड को भी क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन का निज़ाम चलेगा, और जो-जो चीज़ें चाहिए वो ब्रेन डिसाइड करेगा, और उसी के मुताबिक हार्मोन सिक्रीट होंगे और अपने टारगेट तक पहुँचेंगे। जैसे मिसाल के तौर मैंने आपसे कहा थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे आया? वो आया थायरॉइड ग्लैंड पर, तो ये इसका टारगेट है। और जो थायरॉइड ग्लैंड ने हिसाब है थायरॉक्सिन सिक्रीट की या एक्सक्रीशन बनाई, वो ब्लड के ज़रिए से उन सेल तक जाएगी जो ज़्यादा डेवलप करते हैं, डिवीज़न करते हैं, वो उनका टारगेट है। इस तरह से अगर एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, वो सिक्रीशन बनाता है और वो किडनी को देता है, तो किडनी उसका टारगेट है। इस तरह अब आपको एक सिंपल सा मेथड मैंने समझाया, और उसी तरीके से आप सारी बातों को ज़हन में रखते हुए अब बुक की तरफ आ जाएँ, ताकि हम वहाँ पे भी देख सकें। अब ये आपके पास जो डायग्राम मैंने बनाई, समझ लें इसी तरह की डायग्राम बुक में भी है, ठीक है? और इस बुक के अंदर अगर हम गौर से देखें, तो यहाँ पर आपको ये रहा वो ब्रेन, ठीक है? और ब्रेन का एक छोटा-सा हिस्सा जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है, इसको ज़रा आप मद्देनज़र रखो। तो अब वो यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हम इसको
बड़ा करके देखें तो ये हमें ऐसे नजर आता है, जिसको भी मैंने पिट्यूटरी कहा है। और पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, एक इंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब। ये हम पढ़ेंगे वक्त के साथ साथ, तो आपको आ जाएगा। इसी तरह से एक आपके पास यहाँ गले के करीब, जैसे मैंने अभी थायराइड ग्लैंड बनाकर दिखाया, तो ये रहा। और छोटे छोटे से भी ग्लैंड यहाँ मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के साथ ही या उसके ऊपर ही समझ लें मजीद कुछ ग्लैंड हैं जिनको हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये पैराथॉर्मोन खारिज करते हैं। ये कुछ चीजें आपकी बुक में हैं, कुछ चीजें नहीं है, तो जो होंगी बस उसी पे फोकस करेंगे। इस तरह पैंक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज क्रिएट करता है, लेकिन वो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से करता था। तो अगर डक्ट के जरिए से कोई हार्मोन आएगा तो हम उस निजाम को एक्सोक्राइन का हिस्सा मानेंगे, ना कि एंडोक्राइन का। लेकिन अब तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे पास पैंक्रियाज है वो क्या करता है, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। ठीक है, जो कि ब्लड के जरिए ट्रेवल करता है। इसका मतलब हुआ पैंक्रियाज के दो सिस्टम है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, लेकिन फिलहाल हम एंडोक्राइन सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह अभी मैंने आपको किडनी के ऊपर एक दिखाया छोटा सा हिस्सा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। इस तरह अगर फीमेल बॉडी है तो वहां पर ओवरीज मिलती हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा एक पैक हिस्सा है इसका नाम ओवरी है, ये ओवरी है, दो ओवरीज होती हैं। और अगर ये मेल बॉडी है तो यहाँ पर दो टेस्टीज होंगे। ठीक है, जिनको आप देख सकते हो यहाँ पर। तो टेस्टीज ई एस होगा तो टेस्टीज जमा, और अगर एक होगा या एक हिस्से का या एक बॉल के बारे में बात कर रहे हो तो टेस्टिस। ठीक है, ओनली इन मेल्स। तो ये सारे हार्मोन जो ये हमारे पास ग्लैंड है, इनसे निकलने वाली सिक्रेशन का नाम हार्मोन है। तो मेल हार्मोन भी हो सकते हैं और फीमेल हार्मोन भी हो सकते हैं। इनको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि सेक्स के हिसाब से चेंज करते हैं। मेल सेक्स के अंदर यानी मेल के अंदर डिफरेंट, और फीमेल सेक्स के अंदर ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन है, जैसे कि ये एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, ये सब दोनों मेल फीमेल बॉडी में सेम है। लेकिन जो कुछ इसके अंदर ग्लैंड्स और हार्मोन्स हैं उनके, वो डिफरेंट है। जैसे ओवरी एक ग्लैंड है, इससे निकलने वाले हार्मोन डिफरेंट है, और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन डिफरेंट है। तो ये अब मैंने आपको एक पिक्चर दे दी और कुछ समझा भी दिया। यहाँ तक था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आ जाए बुक पर, बुक कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। इस शॉर्ट क्वेश्चन का अगर आप नंबर डालना चाहें तो हमने जो लास्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे वो कुछ यहाँ तक पहुंचे थे। मैं नंबरिंग दे देता हूँ इनकी, ताकि आपको याद रहे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21। फिर जो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले देखो क्या बताओगे। देखो ये सवाल आ सकता है एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, सवाल आ सकता है हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो आपने यहाँ से लिखना है, क्या लिखोगे, The endocrine system consists of special endocrine gland which produce और and secrete hormone। यानी एक ऐसा निजाम जो कि हार्मोन बनाता है, उसका नाम एंडोक्राइन सिस्टम रखा है। अब कोई सवाल पूछ लेता है हार्मोन क्या होते हैं, तो आपने आंसर करना है हार्मोन्स आर केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। कहता है हार्मोन वो केमिकल्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, विच रेगुलेट डिफरेंट बॉडी फंक्शन लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यानी जिसमें मैंने मिसाल दी आपको, इंसान की बढ़ोतरी, वजन का बढ़ना वगैरह, और रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल को बढ़ाना, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब आप चाहो सवाल आता है हार्मोन से, तो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। अगर आप समझते हो नहीं हार्मोन के बारे में बस लिखना है, तो आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हो। तो ये हार्मोन भी कवर होता है इसमें, और एंडोक्राइन सिस्टम भी कवर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 22 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। 23 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बताओ भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताओ। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे आ सकता है। हाउ एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क्स, ऐसे आ सकता है। व्हाट इज डक्टलेस ग्लैंड, ये भी आ सकता है। तो ये आपने बात करनी है। दो भाई इसका आंसर लेके चलते हैं। इसका आंसर ये है द एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। क्योंकि कोई स्पेशल नाली नहीं होती, क्योंकि बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो ग्लैंड होंगे ये अपने हार्मोन ब्लड के जरिए से ट्रेवल करवाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस। भाई जब नालियां ही नहीं है इस निज़ाम के अंदर तो डक्टलेस सिस्टम या डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाते हैं। दिस सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड। अगर नालियां नहीं है तो फिर कैसे रतूबत या सिक्रीशन या वो केमिकल ट्रेवल होगा बॉडी में, तो उसका जवाब है
कैरीज फ्रॉम द ये ब्लड के जरिए से, और कहाँ जाएगा कि विच कैरी देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो खून पूरे जिस्म में कहीं पर भी जाएगा तो हार्मोन्स को ले जाएगा। द फॉलोइंग आर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर दो ही क्वेश्चन थे, व्हाट आर द एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन। ठीक है, इसको मैंने हार्मोन के तौर पर रखा है इस सवाल को, और क्वेश्चन 23 को आप डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो ये है एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें पूरे सारा ऐसा सिस्टम जो आप कह सकते हो ऐसे ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है जो हार्मोन क्रिएट करते हैं, ये बताया गया है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से मुराद ये है कि ऐसे जिस्म के हिस्से, आज़ा या पार्ट्स जो कि अपनी सिक्रीशन को खून के जरिए, ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाते हैं, उनकी कोई अपनी खास नालियां नहीं होती, वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। तो ये डक्टलेस ग्लैंड के बारे में जिक्र है। अच्छा जी, अब सवाल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम एक एक करके जो हमारे अहम तरीन ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के अंदर इसे नसीर सुमरो कहते हैं। मैं भी इसे एक दो मिला था। तो ये डिफरेंट स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस में ट्रैवल करते हैं। तो मतलब अब नहीं करते, पहले काफ़ी पुरानी बात है। तो ये क्या करते, फिर वहाँ लोग जाते थे तो उनके सामने खड़े होते थे। तो ये बहुत ही लंबे हैं। इसकी वजह मैल फंक्शनिंग है, मतलब वो हार्मोन जो कि ग्रोथ करवाता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी नॉर्मल हाइट की बजाय क्या होती है, वो ज़्यादा बड़ी हाइट में तब्दील हो जाती है। लेकिन इन लोगों में ये एबनॉर्मैलिटी है, उनका चलना, उनका फिरना, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी खुराक में कमी वाक़या होती है। तो ये लोग अपनी यानी मुल्क में ज़्यादातर लोग इनको, वैसे तो बहुत से मुल्कों में अगर ऐसे लोग आ जाते हैं जो थोड़े से दूर हटकर होते हैं तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे मुल्क में सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये लोग खुद ही ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं स्कूल्स में, तो बच्चों से मतलब डोनेशंस लेते हैं, और या स्कूल से डोनेशंस लेते हैं। तो इस तरह से इनकी बीमारी वगैरह का, या बीमारी में किसी किस्म का, क्योंकि काम तो ये कर नहीं पाते, तो ये अपनी ज़िंदगी का जो काम है वो इस तरह चलाते हैं। तो नसीर सुमरो was one of the tallest men in the Pakistan. He was born normal size, उनका साइज नॉर्मल था जब पैदा हुए थे, but developed pituitary gland, लेकिन उनकी अंदर ये हुआ कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम हो गई एट द एज ऑफ 10। His pituitary gland produces excess amount of the growth hormone। तो इस तरह उनकी ग्रोथ बढ़ती गई, रुकती ही नहीं। यानी हमारे जिस्म में जो नॉर्मली होता है, तो जो फर्स्ट समझ लें कि मंथ्स होते हैं, समझ लें 12 महीने से 24 महीने, आपने देखा होगा कि बच्चे 2 साल के अंदर पहले बिल्कुल छोटे होते हैं, चल भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन 2 साल में उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो इनिशियल डेज बहुत फास्ट होते हैं, फिर वो सुस्त होने लग जाते हैं। तो बच्चा 7, 8, 9, 10 तक जब पहुँचता है तो उसका साइज़ रुकने लगता है, और जब वो 18 ईयर्स तक पहुँचता है, 18 ईयर्स का मतलब है तकरीबन वो आप कह लो कि 12 यानी 12th क्लास में हो सकता है, 13 में हो सकता है, 14 में, डिपेंड करता है वो किस तरह से चल रहा है। तो बात ये है कि उस एज तक जाकर उसकी हाइट जितनी बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है, फिर इंतहाई सुस्त हो जाती है। और इस तरीके से आप देखो कि एक बच्चा या एक लड़का जो 18 20 22 साल का है, जब आप उसको 40 ईयर्स में भी देखोगे तो उसकी हाइट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो आप ये समझ गए होंगे मेरी बात कि शुरू के महीने, थोड़ा दरमियान का हिस्सा, या लड़कपन कह लो, टीनेज कह लो, और फिर उसके बाद की जो एडल्ट एज है, इन सब के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मली जब बिहेव करते हैं तो शुरू में तेज, फिर थोड़ा दरमियाना, और फिर बिल्कुल ही कम करते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों में वो हार्मोन उसी तरह ही काम करते जाते हैं जैसे कि बच्चों में काम करते हैं, और इस तरह उनकी उनकी जो ग्रोथ है, हड्डियां हैं लंबी होती जाती हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं लंबी हो जाती हैं, उनके हाथ लंबे लंबे हो जाते हैं, इनके हाथ जितना ही आम इंसान होता है। तो ये बहरहाल मैंने आपको छोटी सी स्टोरी भी सुनाई और बताया कि अब नॉर्मेलिटी कैसे काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी पिट्यूटरी के बारे में। कहते हैं इट इज, अच्छा देखो इस चैप्टर में हमने क्या करना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर भी है। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम काफी बड़ा लिखा है हमारी बुक में, तो यहाँ पर से आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं लिखना। यानी इसका मतलब ये है कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, वो पूछ सकता है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर वो कहते कि ब्रीफली डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एक ग्लैंड के बारे में वो पूछ ले। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से शुरू होता है, और इसको ही आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ले सकते हो। यानी कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड को वो पूछ सकता है व्हाट इज एंडोक्राइन, मतलब पहले वो तारीफ पूछ लेता है और कहता है बस आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखना है। तो देखो यहाँ से आप शुरू करोगे, जहाँ से मिसाल के तौर पर अभी हमने आपको बताया इधर से, और फिर देखो ये काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है।
तो आप इसको साथ-साथ लेके चलोगे, ठीक है? नंबर 2 तक यहाँ के। और कुछ ग्लैंड्स जो आगे चल के देखेंगे, जैसे थायरॉइड ग्लैंड है, वो यहाँ खत्म हो जाता है और पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है कि भई थायरॉइड और पैराथायरॉइड के बारे में लिखो या साथ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में लिखो। यानी जो बड़ा ग्लैंड है, वो अकेला भी आ सकता है, जो छोटे-छोटे से हैं, वो 2-3 मिलकर भी आ सकते हैं। अगर वो इस दफ़ा क्वेश्चन ये बना दें, जैसे हाँ बेटा पैंक्रियाज़ भी इसके अंदर एक कह लो टाइप है, उसके बारे में अलग से बात आ सकती है। तो ये हमने और जो गोनैड्स हैं वो यहाँ पे लास्ट है। तो देखो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर सारे ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स हैं। लेकिन हो सकता है वो आपसे चंद एक पूछ लें, तो फिर आपने उसके हिसाब से अपना आंसर देना है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, ये फेवरेट रहेगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो लफ्ज़ है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है? तो पिट्यूटरी जैसे स्पेलिंग याद करना चाहें वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड प्रेज़ेंट इन अ ब्रेन, ये हमारे दिमाग में है। इट इज़ सस्पेंडेड, ये झूल रहा है, ये झूला या कह लो कि ये दिमाग के साथ लटका हुआ है। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप यहाँ पर से दोबारा देखो अपने यहाँ दिमाग में, तो आप देख रहे हो ये छोटा-सा हिस्सा यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है? मिड ब्रेन के करीब कह लो या आप कह लो कि जो मिड ब्रेन के नीचे कह लो या हाइपोथैलेमस के जी जब आते थे थैलेमस, पहले थैलेमस फिर हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे। तो ये आपने अगर पीछे वाला याद किया हुआ है तो आपको इसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी। फिर वो लिखता है कि ये झूला हुआ है या कह लो ये झूल रहा है फ्रॉम हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, एक छोटी सी डंडी के ज़रिए, शॉर्ट स्टॉक छोटी डंडी के ज़रिए। तो इस तरीके से ये हमारे दिमाग से झूल रहा है या कह लें लटका हुआ है। देयर आर 2 लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब हैं, अभी मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया है। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की जो आपके पास एंटीरियर लोब है, उनसे कौन से हार्मोन आते हैं? तो उसका मतलब ये हुआ दोनों लोब के अंदर, लोब का मतलब होता है हिस्से। जैसे देखो ये आपके पास ये एक छोटा-सा पार्ट है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट को ऐसे कर दूँ, तो इसकी ये एक और ये दूसरी लोब बन गई, तो इसकी 2 लोब्स हैं। अच्छा, अब दोनों लोब से अलग-अलग किस्म के हार्मोन पैदा होते हैं। तो पहले आपने याद कर लेना, ये आपके पास अहम पार्ट रहेगा बेटा, इसको भुलाना नहीं है कि ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एंटीरियर लोब से कौन-कौन से हार्मोन आते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक छोटा-सा एमसीक्यू के तौर पे लिख देता हूँ। ये एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब्स आर ए ग्रोथ हार्मोन या लिखा हुआ है जीएच, फिर लिखा हो सकता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है? फिर थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी में लिखा हो सकता है ऑल ऑफ दीज, या 4 में से 3 बिल्कुल अलग अलग बातें हों या अल्फाज हों और चौथा इनमें से कोई एक हो इन चारों में से, तो वो सही होगा। तो इस तरह एमसीक्यू भी यहाँ पे बन सकता है। अब देखिए भाई, सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र भी किया है। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल। तो आपने याद रखना है कि ये वो हार्मोन है जो मसल्स के ग्रोथ करवाता है, यानी आपके जो खाल है, कह लो बोटियाँ हैं, वो बढ़ जाएँगी। बोन हड्डियाँ लंबी हो सकती हैं, जैसे छोटे होते हैं तो छोटी हड्डियाँ होती हैं, बढ़ते तो ऐसे तक हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। एंड द अदर टिश्यूज़ और दूसरे सेल या दूसरे जिस्म के हिस्से। इफ ग्रोथ हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड more than the normal, it results in a extra growth in the body. This condition is called gigantism. तो ये बेटा आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो पूछ जाता है व्हाट इज gigantism। तो आपने कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो फिर आपने वही जैसे हम बताते हैं आपको इफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, सारा आपने यहाँ तक ही लिख देना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग है तो फिर चलते जाएं आगे। कहते हैं अदर ऑन द अदर हैंड, इफ ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड लेस, अगर हार्मोन कम पैदा होगा देन द नॉर्मल, यानी जितना वो होना चाहिए, इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ इट रिजल्ट्स इन द लेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से जिस्म में जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिवार्फिज्म। तो एक तरह का ये आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बना, समझ लो ये आपके पास वर्सेस में आ जाएगा। यूं भी बन सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म का मतलब ही देखो ना, बड़ा सा जायंट वर्ड है बड़ा, ठीक है, जाइगेंटिज्म। और इसी तरह से डिवार्फ कहते हैं छोटे को, बोने को, तो वो बंदा बोना हो जाएगा, यानी कि वक्त के साथ साथ उसका कद बढ़ेगा नहीं, उम्र बढ़ती जाएगी और फिर ऐसा लगेगा कि वो बोना बन गया है। तो ये 2 कंडीशन बेटा आपने याद रखनी है, एक डिवार्फिज्म, दूसरी जाइगेंटिज्म। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने इससे रिलेटेड जो है ना आपको एक स्वीट दिखाई है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड इंसान है, इसलिए बुक ने इसका
यहाँ पर मतलब पिक्चर भी दे दी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा हार्मोन कौन सा है जो पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब से आता है, उसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। तो ये आपने याद करना है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये वाली बात आपने दिमाग में रखनी है। अब वो कहता है क्या, स्टिमुलेट्स द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स gland to produce its hormone which is which control stress। यानी वो कहता है कि एड्रीनल ग्लैंड है, आपको जब वर्ड आ जाए ना, पता चल जाए, आपको क्या पता लग जाए, एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो आप तसव्वुर क्यों किया करो कि देखो ये हमारे पास एक ग्लैंड, ये हमारे पास किडनी है, इसके ऊपर एक हार्मोन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इसके जो ऊपर का हिस्सा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो मेडुला को छोड़कर एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये हार्मोन ACTH आएगा तो इससे होगा ये कि स्ट्रेस कंट्रोल होगा, गुस्सा, परेशानी, नफरत या इंतहाई गमी, खुशी के अंदर क्या होगा, ये कंट्रोल करेगा बॉडी को। फिर नेक्स्ट आपके पास जो आता है बेटा, वो एड्रिनल यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से आने वाला, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं TSH। देखो हमारी बुक में ये दोनों चीजें आ सकती हैं, कभी आपको सर ये क्या मतलब है, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सिलेबस क्या, GH और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन याद रखिएगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये अल्फाजों से भी MCQ बन सकता है या पूछा जा सकता है, तो आप परेशान न होइएगा, मतलब आपने याद साथ साथ ही करना है इसको कि TSH किसके लिए स्टैंड करता है। अब बात होती है किसकी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो नाम से शोर है, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, और कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी से, और मैंने आपको इसी की एग्जांपल दी थी। तो लिखता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, स्टिमुलेट द थायराइड, ये थायराइड को स्टिमुलेट करना है कि बताना, स्टिमुलेट का मतलब है उसको चलाना, उसको बताना कि भाई अब आपका काम शुरू हो गया है। तो द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन थायरॉक्सिन, मतलब हार्मोन जो थायराइड है वो थायरॉक्सिन पैदा करता है, लेकिन कब थायरॉक्सिन पैदा करनी है वो थायराइड को कौन बताएगा, वो बताएगा दिमाग। कैसे बताएगा, TSH हार्मोन के जरिए से। अब वो लिखता है ये क्या करता है, विच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। अब आप देख रहे हो कि बुक वगैरह इसको एक ऐसे तरीके से लिख रही है कि पहले वो बता रही है वो हार्मोन कहाँ से आ रहा है और वो क्या काम करेगा, वो हार्मोन कहाँ से आ रहा है, वो किसका पार्ट है, वो क्या काम करेगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसका काम भी अलग अलग याद करना है। फिर है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज नीडेड फॉर रिलीज ऑफ एग, यानी यहाँ पे बात करना चाहता है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या है, वो बॉडी से एग सीक्रेट करता है फ्रॉम ओवरी। जब यानी फीमेल बॉडी में ओवरी है, फीमेल बॉडी में ओवरी है, और उस ओवरी से क्या निकल रहा है, एग। और एग क्या होता है, फर्टिलाइज, एग को स्पर्म जब मिलता है तो होता यह है कि एग एक नए जानदार में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे एग कौन रिलीज करेगा, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बताएगा, ठीक है। और उसके बाद वो लिखता है इन मेल इट स्टिमुलेट द टेस्टिस, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो मेल फीमेल बॉडी दोनों में है, इसका मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों मेल फीमेल में पैदा होगा और वो पहुंचेगा। अगर मेल बॉडी होगी तो वो टेस्टिस तक पहुंचेगा, अगर फीमेल बॉडी होगी तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो ओवरी तक पहुंचेगा, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो एग रिलीज होता है उसमें वो कहते हैं ओव्यूलेशन, और वहां से वो एग प्रोड्यूस करवाएगा। तो आपने ये बात समझ लेनी है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के दो काम हैं, फीमेल में और हैं और मेल में और हैं, ठीक है। यानी फीमेल बॉडी के अंदर क्या करेगा, एग, एग सेल पैदा करवाना, और मेल बॉडी के अंदर क्या करना, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब जाएगा कहाँ पर, टेस्टीज में, तो वो टेस्टीज से कहेगा कि आप अपने सेक्रीशंस को बनाए, ठीक है। ये हम आगे जाके तफसील से कुछ पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन ये है कि एंटीरियर लोब ऑल्सो प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH, ये भी ओवरी तक आता है, ये फॉलिकल प्रोड्यूस करवाता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। या फॉलिकल क्या होता है बेटा, जब किसी बच्चे की पैदाइश होनी होती है, बच्चा बन रहा होता है, तो उसमें कई किस्म के मराइल होते हैं, ठीक है। उन मरहलों में से तो क्या होता है, कंट्रोल, उन मरहलों में से पहला मरहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन काम आते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन काम आता है वो आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फिलहाल ये भी दिमाग बता रहा है। ये हमारे पास चंद एक मोटी मोटी बातें हो गई, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका इंटीरियर पार्ट तुमने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे क्या, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर लोब से भी कुछ हार्मोन आते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन आते हैं ये हम पढ़ते हैं। नंबर वन ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी यूरिन बनने के लिए, तो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। दो नाम है इसके, एडीएच और वैसोप्रेसिन। तो ये अगर आप चाहो तो इसको एज एन एमसीक्यू भी ले लो। एमसीक्यू किस बात का, कि वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड या एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड, तो आपने इन दोनों को बताना चाहिए। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन, दो भी आ जाए। यानी व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ वैसोप्रेसिन इज एडीएच, ठीक है ना। व्हाट इज द सेकंड नेम, या एडीएच इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। तो ये आपको दोनों लफ्ज ऐसे याद करने हैं। इंक्रीज द रीप्रोडक्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। आपको याद होगा कि क्या था, जब नेफ्रॉन था, तो नेफ्रॉन से जब क्या होता है, फिल्ट्रेट आता है, तो वो आगे चलता जाता है। आगे चलते चलते में क्या होता है, उससे पानी वापस निकाल लिया जाता है। ठीक है, अगर पानी का निकालना रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए तो अंदर यूरिन जो है वो कॉन्सनट्रेट हो जाएगा, और अगर वाटर की मिकदार कम निकाली जाए तो आगे जाने वाला डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये वाली बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलो। इस तरह की सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी अपनी नेफ्रॉन वाले सेक्शन के अंदर। तो बहरहाल अब आपको एडीएच के बारे में पहले ही बताया गया, दोबारा ही बताया गया है, और फिर आपने बताना है कि जहाँ पे इसका यानी इस वाले चैप्टर में इसका नाम क्या काम है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो यूरिन अब गाढ़ा हो जाएगा। हेंस कंट्रोल ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड में कितनी जो हमारी बॉडी के अंदर है ब्लड, उसमें कितनी मिकदार के अंदर पानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सॉल्ट कितने होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये वैसोप्रेसिन डिसाइड करेगा, जो कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी को कौन बताएगा, दिमाग बताएगा कि भाई पानी की जिस्म में किल्लत हो गई है। अगर जिस्म में पानी की किल्लत हो जाए तो फिर हमारा जिस्म एक्टिवेट होता है, हमारे हार्मोन हमें प्यास लगाते हैं, और प्यास लगाने के बाद यानी प्यास जब ज़्यादा लगती है तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो पानी पी लेंगे। इस तरह से हमारी बॉडी से तो पानी कम निकलेगा यूरिन के अंदर एक, और दूसरे नंबर पर क्या होगा, पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्यास लग जाएगी और बॉडी ब्लड में पानी की मिकदार को कंट्रोल कर लेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं मजीद आगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसमें कम यानी पोस्टीरियर लोब के अंदर कम हार्मोन दिए हैं। दो हार्मोन बस आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। देखो, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं दबाव को। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने अगर फुजले को बॉडी से बाहर खारिज करना होता है वॉशरूम में, तो आपके पेट में कुछ खास रंग की मूवमेंट होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो हमारे फुजले को या कह लो फीसल मटेरियल को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके आगे धकेलती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब बच्चे की पैदाइश होती है और वो बच्चेदानी यानी यूट्रस में मौजूद होता है, तो यूट्रस की दीवारें क्या करती हैं, उसको पुश करती हैं। उसके इस पुश को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी दीवारें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसकी वजह से बेबी पुश होता है और आखिरकार वो अपनी माँ से बाहर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ। तो अब आपने याद हो गया, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए से चाइल्ड बर्थ में हेल्प करवाता है। अगर ये इसी तरह से हार्मोन स्क्रीट ना हो तो फिर बच्चा पुश नहीं हो पाएगा, और उसकी मतलब अगर वो रहा बॉडी के अंदर और उसको बाहर निकाला नहीं जा सका या वो ना निकला तो उसकी मौत वाकई भी हो सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि देखो कितने अहम हार्मोन होते हैं ये। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। यानी माँ उस वक्त तक मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती जब तक ऑक्सीटोसिन उसे नहीं बताता कि जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए ब्रेस्ट के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो उन ग्लैंड्स को कौन एक्टिव करता है, वो ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी कहाँ है, दिमाग में। तो दिमाग बताता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन कब होनी है, बच्चे की पैदाइश के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन बदल देते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन से मुराद ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ये थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड के बारे में बताओ। हो सकता है वो अकेला ही की पूछ ले, आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है कि उसके साथ आपके साथ यानी पैराथोराइड ग्लैंड भी मिक्स कर दें, ये डिपेंड करेगा। इसलिए मैं इन सबको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढ लूंगा। अच्छा, अब वो कहता ही है
कि थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। अगर आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है। ये जो यहाँ बना हुआ है ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है? तो आप पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी कहाँ है? दिमाग की तस्वीर फ़ौरन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। पिट्यूटरी से आने वाली जो हार्मोन है और वो किस ग्लैंड तक पहुँचेंगे? सपोज़ कीजिए थायराइड ग्लैंड तक पहुँचेंगे, तो थायराइड कहाँ पर होता है? ये भी तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? अब चलो वापस थायराइड ग्लैंड के पास। अब थायराइड ग्लैंड क्या कहता है? इट इज लोकेटेड नियर द लोअर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स। आपको याद होगा लेरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स था। तो ये जो अभी तस्वीर हमने देखी है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो ये जो आपके पास एक पार्ट है, समझ लें ये आपके पास ये वाला पार्ट, ये है जी साउंड बॉक्स, ठीक है? इसको हम लेरिंग्स बोलते हैं। और लेरिंग्स के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये एक और हार्मोन मतलब ग्लैंड लगा हुआ है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो ग्लैंड है ये आपके पास कहलाएगा थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड लैरिंक्स के पास है। हाँ जी। अब सबसे पहले तो ये छोटा सवाल पैदा हो गया, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? तो आपने कह दिया कि थायराइड ग्लैंड वो होता है जो लैरिंक्स की पार्ट या पास होता है। अब इससे आगे चलो, कहता है इट सक्रीट्स टू हार्मोन। ये दो हार्मोन बनाएगा, एक का नाम थायरॉक्सिन है, दूसरे का नाम कैल्सिटोनिन है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो थायरॉक्सिन है स्टिमुलेट द एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये हमारी, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, थायराइड ग्लैंड क्या करता है? वो हमारी ग्रोथ करवाता है। तो ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तब होगी जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, खुराक जाएगी, टूटेगी फूटेगी, एनर्जी बनाएगी और हमारी बॉडी पार्ट्स ही बनाएगी। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। उसको चलाने के लिए हार्मोन काम आता है, जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में तब्दील हो जाता है और एनर्जी भी बनती है। इट इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूस हीट। ये हमारी बॉडी में जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, मतलब जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको फास्ट कर देता है, ठीक है? एंड प्रोड्यूस हीट, और हीट ही प्रोड्यूस करता है जो बच्चों में ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं उनके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा काम कर रहा होता है या ज़्यादा सक्रीट हो रहा होता है, ऐसे कह लो। फिर आता है, यहाँ छोटे से बॉक्सेस बने हैं, ये साथ इसलिए शामिल कर लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए मान के चलते हैं ये थायराइड ग्लैंड अकेला एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बेटा उसमें आपने इन चीज़ों का जिक्र भी कर देना है ताकि ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। इफ थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस लेस, अगर थायराइड से आने वाली थायरॉक्सिन, यानी थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम सक्रीट होगा तो क्या होगा भाई? तो दे रिक्वायर्ड, तो क्या होगा? देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन। तो रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, खुराक अच्छी हजम नहीं होगी। इट रिजल्ट्स इन द लेथार्जी। इससे क्या होगा? लेथार्जी का मतलब होता है थकावट हो जाएगी, वेट गेन और वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लो हार्ट रेट, दिल की धड़कन हल्की रहेगी एंड लो बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कम रहेगा। ऐसा हुआ तो इफ थायरॉक्सिन, अच्छा अब यहाँ पे क्या है? ये है कम। तो सवाल यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। इस शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि थायरॉक्सिन के बारे में लिखो, अगर वो हमारी बॉडी में कम पैदा होती है तो क्या होगा, और वो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा पैदा होती है तो क्या होगा। तो आप बेशक दरमियान में लाइन लगा के लिखो या आप सिंपल से इसी तरह के पैराग्राफ लिख लो, दोनों सूरतों में ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है? इससे पहले जो हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, वो हम 23 24 तक कर चुके हैं। तो 24 के बाद अभी 25 पर आ जाएं। चैप्टर बड़ा है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपने इस पे फोकस करना है। तो वापस चलो जी, क्या बात, एक बात तो हम कर आए, लेस मिकदार यानी लेस क्वांटिटी में अगर थायरॉक्सिन होगा तो हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा और थकावट रहेगी। और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो लिखता है इफ थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस मोर देन द रिक्वायर्ड, तो क्या होगा? सेलुलर मेटाबॉलिज्म फास्टर हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इन द वेट लॉस। इससे क्या होगा? वजन में कमी आ सकती है। ये बात तब हो रही है जब हद से ज़्यादा मतलब बढ़ जाए। एक हद तक रहेगा तो बॉडी का वेट नॉर्मल रहेगा, बॉडी का वेट नॉर्मल रहेगा, दोनों जगह बात हो रही है। यहाँ भी बॉडी का वेट नॉर्मल रहेगा, यहाँ भी रहेगा। ये तब की बात है जब ना ज़्यादा मिकदार में कम खारिज हो रही हो, ना ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा खारिज हो रही हो, यानी नॉर्मल से हटकर। नॉर्मल से हटकर अगर कम खारिज होगी तो फिर मोटा हो जाएगा बंदा, और अगर ज़्यादा खारिज हो जाएगी तो बंदा पतला हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ गया है। अब वो लिखता है इट रिजल्ट्स इन द वेट लॉस, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हाई हार्ट रेट, दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी, हाई बॉडी प्रेशर और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा।
तो ये आपके पास इसकी वजूहाती और अलग से बड़ा अच्छा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो इसके आने के चांस भी ज़्यादा होंगे। अब वो कहता है आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन। किसी किसी की बॉडी में थायरॉक्सिन कम खारिज होता है। क्यों खारिज कम होता है? वो कहता है जिस्म में जब तक क्या नहीं होगा आयोडीन, उस वक्त तक थायरॉक्सिन सही तरह से खारिज नहीं होती है। इफ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक द हार्मोन, तो हार्मोन बनेगा नहीं। इन दिस कंडीशन द थायराइड ग्लैंड एनलार्ज, इसमें होगा ये कि जो बॉडी का ये यानी कि गर्दन वाला पार्ट है, यहाँ पर देखा जाए तो वो कहता है ये ग्लैंड फैल जाएगा या बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। और गला, जो गला पहले कहाँ पर था, जो गला यहाँ से आ रहा था ना इधर से ऐसे करके, ये गला ऐसे बाहर हो जाएगा। तो ऐसे बाद लोगों के तो बहुत बड़े बड़े ये गले का हिस्सा हो जाता है। अगर कभी आपने देखा हो तो आप हैरान हो जाएंगे देख करके, उनका जो लगता है अलग से ही सारा खाल या कह लो कि एक बड़ा सा बाउल या प्याला नुमा हिस्सा बाहर निकल गया है। तो ये जो है ना ये कहलाता है क्या, ग्वाइटर। अब इस ग्वाइटर के बारे में बुक अलग से लिख रही है और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप तो सबर करो। इसको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम 26 ले लेते हैं, बल्कि मैं ना ज़्यादातर यही लिखता हूँ ताकि जब आप तलाश करो तो आपको याद मुश्किल ना हो। ठीक है, तो 26 शॉर्ट क्वेश्चन यही वाला है। अब वो लिखता है कि इसमें क्या सवाल पूछेगा, इसमें पूछेगा व्हाट इज ग्वाइटर, ठीक है, या आयोडीन का रोल क्या है। तो आपने कहना है कि आयोडीन हमारी बॉडी में ज़रूरी है थायरॉक्सिन के लिए। इफ़ अ पर्सन लैक्स आयोडीन, अगर आयोडीन नहीं खाएगा खुराक में तो थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक हार्मोन, और वो बड़ा हो जाएगा। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ग्वाइटर। तो यहाँ तक आपके पास ग्वाइटर को लिख लो तो काफ़ी रहेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वो लिखता है ग्वाइटर इज नाउ रेयर इन द पाकिस्तान बिकॉज आयोडीन इज एडेड टू कमर्शियली। इससे पहले क्या होता था, कुछ अर्सा पहले लोग नमक खाते थे, वो नमक को बस वहाँ से, नमक होता है बड़ी बड़ी पत्थरों की शक्ल में, उन्हें तोड़कर बारीक करके पीस कर इस्तेमाल कर लिया जाता है, और आयोडीन का हमें इतना पता नहीं था। अक्सर जगहों पर आयोडीन साथ ही होती है इसके सॉल्ट की, लेकिन कुछ सॉल्ट के अंदर नहीं भी होती। तो बात यह है कि फिर अब हम आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में कोशिश की गई, आयोडीन मिला नमक सबने खाया। अब ग्वाइटर वाली बीमारी बहुत ही कम होती है, सिवाय उन लोगों में जो नहीं जानते कि आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, आपके पास एक और आ रहा है दैट इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन। तो एक तो हमने पढ़ा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, और अब हम पढ़ रहे हैं कैल्सीटोनिन। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, तो आपने कहना है थायराइड ग्लैंड के ये हार्मोन्स है। अच्छा जी, कैल्सीटोनिन नाम से जो हो रहा है कैल्शियम वाला मामला होगा कुछ। स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू द बोन्स। हमारी बॉडी में दो जगह पर कैल्शियम होता है, याद रखें, यानी ज़्यादा बड़ी मिकदार में। हम यूँ मान के चलते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ब्लड वेसल है और इसके अंदर से जो ब्लड है वो गुजर रहा है। इस ब्लड के अंदर कैल्शियम होगा, आयन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कैल्शियम आयन है। ये क्या है, ये आपके पास ब्लड है, और ब्लड के साथ मसल्स होते हैं, और मसल के साथ फिर क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। तो समझ लो ये आपके पास बोन है। अब होता ये है कि ब्लड से कैल्शियम बोन में आ जाता है अगर बोन में कैल्शियम की कमी हो जाए, और उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। इस तरह हम जब कैल्शियम वाली ग़िज़ा खाते हैं, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। इस तरीके से क्या होगा, कैल्शियम की मिकदार हमारी बॉडी में नॉर्मल रहती है। अब इसी चीज़ को आगे सोचते हुए आपने पढ़ना है। तो वो कहता ये है कि जो कैल्सीटोनिन की सही मिकदार अगर बॉडी में पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रेगुलेट रहेगा कैल्शियम का लेवल, ना ज़्यादा घट पाएगा ना बढ़ पाएगा। जितना ब्लड में होना चाहिए कैल्शियम, उतना कैल्शियम ब्लड में होगा, जितना हड्डियों में होना चाहिए उतना हड्डियों में होगा। तो आगे वो लिखता है वे द कैल्शियम आयन कैन बी यूज टू जनरेट बोन टिश्यू। कैल्शियम आयन हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो बोन टिश्यू बनेगा। ठीक है, बोन टिश्यू इसका एक फंक्शन है, तो आपने इसको यहाँ पर एज अ फंक्शन ले लेना है, बोन टिश्यू को जनरेट करना। ये अलग से हो सकता है इस तरह के एमसीक्यूज बन जाए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सके। देखो ना, ये डिपेंड करता है कि अगर एक पार्ट है जिसे हमने पढ़ लिया, दो पार्ट पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने चैप्टर के, अगर वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इधर से कोई शॉर्ट या एमसीक्यू बनाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि किस सेक्शन से कितने सवाल आएंगे। और जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, सारा चैप्टर करना है। इन दिस वे कैल्सीटोनिन एक्ट्स टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो उसे कम किया जाएगा, अगर कम हो गई ज़्यादा किया जाएगा। कैसे? कैल्सीटोनिन के जरिए से। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ, इस तरीके से
कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है। ब्लड से कैल्शियम कम करके कहाँ लेके जाएगा? बोन में, ठीक है ना, और बोन मजबूत रहेगी, बोन में कैल्शियम की जरूरत होती है। लेकिन आपने देखा खवातीन में क्या होता है, खवातीन की जो हड्डियां होती हैं उनसे कैल्शियम ज़्यादा निकल जाता है क्योंकि वो कैल्शियम का इस्तेमाल कम करती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं। छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर, कहता है व्हेन देयर इज अ मोर पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। ऐसे करते हैं, पहले हम पैराथायराइड पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पैराथॉर्मोन के बारे में बताऊंगा। तो पैराथायराइड ग्लैंड को सर ये कहाँ पर है? देखो भाई, मैंने बताया था आपको, ये जो आपके पास हिस्से हैं, कौन से वाले? ये वाले, ठीक है ना, या उल्टा कह लो कि ये जो आपके पास, इसे कहते हैं पैराथॉर्मोन। और ये कितने हो गए अगर देखा जाए तो 1 2 3 और ये 4। तो ये है जी पैराथायराइड ग्लैंड, और जो ऊपर का हिस्सा था वो पहले बता चुका हूँ, वो थायराइड था। अब पैराथायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, और थायराइड की जो सिक्रीशन है उसका नाम थायरॉक्सिन है, और इसी तरीके से पैराथायराइड की जो होगी वो पैराथॉर्मोन होगी। ये लिखा है पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड से क्या हासिल हुआ? पैराथॉर्मोन। अब आगे देखो क्या लिखता है, इट स्टिमुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन टू ब्लड। क्या हुआ? बोन से निकालकर ब्लड के अंदर। और कैल्सीटोनिन में क्या हुआ? उलट अमल हुआ। वो क्या हुआ? उसने क्या किया? कैल्सीटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के मुजाद करेंगे। मैं दोबारा से बात कर देता हूं, ब्लड के अंदर कम करेगा कैल्सीटोनिन, और यहाँ वो कह रहा है पैराथॉर्मोन क्या करेगा? वो ट्रांसफर कर देगा, बढ़ा देगा कैल्शियम को, कहाँ पर? ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर ब्लड से कैल्शियम निकलेगा तो बोन में चला जाता है, अगर बोन से कम हो तो ब्लड में आ जाता है। तो ये इस तरह से कंट्रोलिंग की जाएगी, और कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक दूसरे के मुतजाद काम कर रहे हैं। इट स्टिमुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन टू ब्लड, ये बात हो गई। दस इट हैज द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ कैल्सीटोनिन, तो ये आपने बात कर ली। अब आप आ जाओ इस पैराग्राफ पे। जो पैराग्राफ क्या कहता है? पैराग्राफ कहता है व्हेन देयर इज मोर पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन ज्यादा खारिज हो जाए तो बताओ क्या होना है? अब सर एक बात तो समझ में आती है हमें, वो ये आती है कि ये क्या करता है? ब्लड के अंदर बढ़ा देता है कैल्शियम को, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो लिखता है मोर कैल्शियम इज ट्रांसफर टू द बोन फ्रॉम द बोन टू द ब्लड, यानी ब्लड में ज्यादा मिकदार रहेगी कैल्शियम की और बोन्स कमजोर होने लगेंगी। सो द बोन्स बिकम वीक, द डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन। और अगर पैराथॉर्मोन कम हो, ज्यादा खारिज ना हो, कम खारिज हो, तो फिर क्या होगा? इट डिक्रीज द ब्लड लेवल। तो जिस तरह ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, या कह लो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम आ रहा है, तो वो और कम आएगा। इट लीड्स टू द टेटनी, इससे बीमारी पैदा हो जाएगी। इस मसल्स की बीमारियां होती हैं, जिसे हम टेटनी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? मसल ट्विचिंग, बैठे बैठे आपके हाथ पैर काम कर रहे होंगे, मतलब उंगलियां एकदम से बंद हो जाएंगी, खुल जाएंगी, ठीक है, हाथ कब कपा सकते हैं, क्रैम्प्स, हाथ मसल्स, और ये भी हो सकता है कि मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाएं। और ये जैसे आप सुना होगा, बंदा क्रिकेट खेला तो उसे क्रैम्प हो गए, तो कहीं एक हड्डी या मसल जो है ना वो एक ही जगह पे रह जाएगा। एंड कन्वर्जन, और दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये जी आपके पास अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है? पैराथॉर्मोन की कमी या ज्यादती, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो आपने याद रखना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 27 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा, और वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बनेगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड में जो पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस होता है उसके दो इम्पैक्ट बताओ। दो इम्पैक्ट कौन से? जब मोर पैराथॉर्मोन होगा, और दूसरे नंबर पर जब डेफिशिएंसी या कमी होगी पैराथॉर्मोन की, तो क्या होगा? ये दो चीजें आपने लिख लेनी है। लो भाई, अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने बताया था, ये किडनी है, और किडनी के जो ऊपर पाया जाने वाला ये हिस्सा है, ये आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है। इसके दो बड़े पार्ट होंगे। इसका एक पार्ट वो होगा जो इसके बाहर की जानिब का हिस्सा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये पहले भी आ चुका है टर्म कॉर्टेक्स का, तो आज भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम बोल लेते हैं कॉर्टेक्स। और जो इसके अंदर का हिस्सा है, ये वाला दरमियान वाला, उसका नाम है रीनल मेडुला, ठीक है। फिलहाल यहाँ किताब ने बड़ा करके दिखाया है। देखो, बाहर वाला जो हिस्सा है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो अंदर वाला है वो रीनल मेडुला है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझ लिया। अच्छा भी, अब इन्हीं चीजों में दो तरह के मतलब सेल हो गए, वो सेल जो मेडुला को बना रहे हैं और वो सेल जो कॉर्टेक्स को बना रहे हैं।
तो कॉर्टेक्स के सेल क्या काम करते हैं और मेडुला के सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ये है जी टॉपिक जो अभी हमने खत्म करना है। अब यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड के बारे में नंबर 1 कहता ये है, एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी। हाँ भी हर किडनी के ऊपर पाया जाता है, ये लिखा हुआ। फिर लिखता है ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज एन इनर कोर, अंदर वाला हिस्सा भी मौजूद है उसके, इसका नाम क्या है, मेडुला, और जो बाहर वाली लेयर है उसका नाम क्या है, कॉर्टेक्स। तो अब ये आपको मेडुला और कॉर्टेक्स के बारे में उसने बताया और यही शॉर्ट क्वेश्चन बना लो कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो इसमें सिर्फ यही लिखिएगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोल लेते हैं। फिर वो लिखता है नेक्स्ट के अंदर कि द एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनलिन भी बोलते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको नॉर एड्रिनलिन भी बोलते हैं। तो आपके पास 2 किस्म के मजीद हार्मोन्स हो गए जो एड्रिनल मेडुला से आ रहे हैं। ठीक है, मेडुला से आने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एड्रिनलिन बोलते हैं और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, मेडुला कौन सा हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है। लिखता है दीज हार्मोन्स टेक पार्ट इन इमरजेंसी रिस्पांस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। आपको याद होगा जब बंदा लड़ता है, झगड़ता है, उसे गुस्सा आता है या उसे कोई शॉक लगता है तो हमारे जिस्म में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ये हमें लड़ाई के लिए मतलब तैयार करता है, ये हमारी ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करता है। ठीक है, अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाकर। तो ये सब कुछ होता है एड्रिनलिन के लिए। When a person is in emergency, the medulla releases its hormone to prepare body for fight and flight। यानी कि उस शॉक से बचने के लिए, उस लड़ाई से को लड़ने के लिए, उस जंप को मतलब परफॉर्म करने के लिए, या कोई आप स्टंट कर रहे हैं वो करने के लिए तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई बुला लेता है, कहाँ बुला लेता है, स्टेज के ऊपर बुलाता है और कहता है आओ भी तकरीर करो, फौरन आपको कोई कह देता है, या आपको कोई टीचर बुला लेते हैं, आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं तो अचानक से आपके हाथ और पैर में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपका बीपी बढ़ सकता है, ठीक है, आप पसीने आना शुरू हो सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कौन कर रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार कर रहा होता है। तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयार हैं, आप आगे जाएँ, मेहनत करें, और या आपने तकरीर करनी है तकरीर करें, या आपकी प्रेजेंटेशन है तो वो दें, तो ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा, आपको गिरने से बचा लेगा। ठीक है, आप मतलब कुछ लोग एकदम शॉक्ड होकर गिर सकते हैं, दिल बंद हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, दिमाग काम करके ना करे, गिर इंसान बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मतलब ब्लैंक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सही काम करना चाहिए। आगे लिखता है दीज हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट रेट। ये हमारे दिल की धड़कन बढ़ाता है, जिसे मैंने अभी समझा दिया सारा, आपको वही बात लिखी है। ठीक है, आगे लिखता है ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड फ्लोज टू द हार्ट एंड लंग्स। इस तरह खून जल्दी जल्दी हमारी पूरी बॉडी में जाना शुरू होता है, ऑक्सीजनेट होने लगता है लंग्स में जाकर वगैरह। दे ऑल्सो स्टिमुलेट द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। हमारी हवा की नालियाँ खुली हो जाती हैं ताकि ज़्यादा हवा अंदर आ और जा सके। एंड डायलेट द पिपल, और हमारी आँख की जो खिड़की होती है, आँख के अंदर जहाँ रोशनी दाखिल होती है जिस खिड़की से, उसको पिपल कहते हैं, वो फैल जाती है ताकि हम फोकस अच्छा कर सकें। जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी चीज़ पे फोकस करना चाहें तो आपकी आँखें खुल जाती हैं, या कोई आप हैरत से किसी को देखते हैं, अचानक से कोई आपके सामने आ जाता है तो आँख की खिड़की खुल जाती है। आप रील देख रहे हो, उस रील में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपको बिल्कुल हैरान कर देती है, तो भी आपकी आँखें फैल जाती हैं, उसे कहते हैं डायलेशन ऑफ द पिपल। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास पढ़ा मैंने सारा, ये कई तरीके से सवाल आ सकता है। जैसे वो सवाल पूछ सकता है व्हाट इज फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, या हाउ फाइट एंड फ्लाइट टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म या प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आपने यानी क्वेश्चन किस तरह ही बन सकता है, बस आपने फाइट फ्लाइट का नाम याद रखना है या ये देख लेना है कि कौन जैसे मिसाल के तौर पर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ा है। जो कुछ अभी हुआ है वो अब खत्म भी तो होना है ना। हर वक्त तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं रह सकता। आपकी लड़ाई मुकम्मल हो गई है या आपने जंप कर ली है, आपका डर निकल गया है, तो फिर क्या होगा, नॉर एपिनेफ्रिन काम आएगा। इसके बारे में हम आप आगे पढ़ते हैं। तो कहता है ये क्या करता है, जो नॉर एपिनेफ्रिन है, फिलहाल आपकी यहाँ पर ज़्यादा तफसील से नहीं दिया हुआ, उलट काम करता है सारे के सारे। उलट से मुराद ये है कि हार्ट रेट को नॉर्मल कर देगा, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है उसे नॉर्मल कर देगा, कम कर देगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देगा, ठीक है, और
ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड द लंग्स, वो भी सही मिकदार में यानी नॉर्मल कंडीशन वाली हालत के हिसाब से चलने लगेंगे। ये नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में बात की है। तो हम यहाँ कहेंगे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक दूसरे के मुद्दात काम करते हैं, यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी भी हम बोलते हैं, उलट चलते हैं ये भी बोल सकते हैं, मुखालिफ हैं ये भी काम कर सकते हैं, या हम ये भी कहते हैं इंटेगोनिस्टिक है। तो काफ़ी सारे नाम बोले जा सकते हैं। लो भाई, जैसे मिसाल के तौर पर आपने लड़ाई कर ली है, अब नॉर्मल होना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स को बहुत शदीद गुस्सा आए और वो जनाब बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर होता हो, तो डॉक्टर उसको नॉर एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा सकता है, जिससे उसकी फ़ौरन हालत जो है नॉर्मल हो सकती है। तो बहरहाल ये हार्मोन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखता है द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स हार्मोन कॉर्टिसोल। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात आ रही है, पहले मेडुला के बारे में बात आई थी। तो वो लिखता है वो सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टिरोन। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये आपका एमसीक्यू आ जाएगा। किताब ने अलग से हेडिंग नहीं लगाई। अगर आप एड्रिनल कॉर्टेक्स की हेडिंग लगा लें, एक हेडिंग ये बना लीजिएगा, और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हुए एक आपने ये वाली हेडिंग बना लेनी है एड्रिनल मेडुला। तो इस तरह से ये दो अलग अलग से सवाल भी बन जाएंगे और साथ साथ एक बड़े क्वेश्चन की दो हेडिंग्स भी बन जाएंगी। अब वो लिखता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन आए, एक का नाम था कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, यानी प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। देखो, आप ग़िज़ा कोई भी खाओ, सपोज़ कीजिए कुछ लोग कहते हैं हम तो गोश्त खाते ही नहीं, हम दूध पीते ही नहीं, हम अंडे भी नहीं खाएँगे, हम दालें भी नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ अपने वो हम सब्जियाँ लेंगे बस। अब सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बॉडी को प्रोटीन चाहिए था फिर क्या होगा? तुम्हारी बॉडी उन कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में चेंज कर सकती है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, नहीं जी हम तो गोश्त ही खाएँगे। अब बॉडी को ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट की अगर, तो क्या होगा? हमारी बॉडी प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर सकती है। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेड वक़्त तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दालें भी खानी चाहिए, सब्जियाँ भी खानी चाहिए, मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें भी खानी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी खानी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जिनकी ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। तो ये आपके पास मैंने छोटी-सी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे दी। अच्छा जी, अब आगे चलो, हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? raises the blood pressure, volume by stimulating salt absorption and water retention. एल्डोस्टीरोन आपके पास जो है वो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप इसको इस तरह करके कर लो कि एक कॉर्टिसोल के लिए बात कर लो और एक एल्डोस्टेरोन के लिए। पहली बात हमने कॉर्टिसोल के लिए की है, दूसरी हम एल्डोस्टेरोन के लिए कर रहे हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? अब आपको याद रखना है, इट रेज़ेस द ब्लड प्रेशर, ये बढ़ा सकता है, यानी वही एड्रेनालिन वाले काम भी कर सकता है। वॉल्यूम बाय स्टिमुलेटिंग एट सॉल्ट अब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, यानी किडनी पानी को अपनी बॉडी में रखेगी, तब रखेगी जब हमारी बॉडी में सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा रहेगी। ये वाली बात याद रखिएगा, जहाँ सॉल्ट होता है वहाँ वाटर होता है। अगर बॉडी में सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है, अगर गर्मियों में आप सॉल्ट का इस्तेमाल, शिकंजी का इस्तेमाल, नमकीन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो बॉडी में पानी ज़्यादा देर तक रह सकता है और वो कम बाहर निकलेगा। और अगर आप पानी बिल्कुल डाइल्यूट पी रहे हो, आप पानी पिए जा रहे हो लेकिन कोई सॉल्ट नहीं ले रहे हो बॉडी के अंदर, तो फिर ज़्यादा पानी बाहर चला जाएगा। यानी सॉल्ट जिस्म में है तो पानी भी जिस्म में है, अगर सॉल्ट जिस्म में नहीं है तो पानी सारा बाहर जल्दी-जल्दी से चला जाएगा, पसीना बनकर, यूरिन बनकर बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब ये हो गई खत्म बात। इसको भी एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी 3 से 4, या ये कह लो कि 2-2 हेडिंग एड्रेनालिन की और 2 एक हेडिंग जो है वो एड्रेनल ये था एड्रेनल मेडुला, और 2 हेडिंग जो हैं जैसे कि यहाँ हमने बताया है एड्रेनल कॉर्टेक्स की बन जाएंगी, जैसे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोल। तो 4 पॉइंट बन गए, यानी 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और इस तरह से यहाँ आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन लिया जा सकता है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा नॉलेज मौजूद है। अच्छा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये होगा, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में तफसीलन बहस करें, राइट अ डिटेल नोट ऑन एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, अब आ रही पैंक्रियाज पर। अब पैंक्रियाज आपके पास देखो अच्छा खासा, ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इसके साथ भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख देता हूँ। और अलग-अलग देखो, एड्रिनल मेडुला है या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अगर अलग-अलग है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी बेटा बन सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28 29 हो जाएगा ये।
लो भाई, अब 29 शॉर्ट क्वेश्चन, 29 इसको मान लो एक क्वेश्चन अगर चाहे एड्रिनल एक आएगा, एड्रिनल मेडुला के बारे में लिखो या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। अच्छा, अब पैंक्रियास के बारे में बात होती है। कोई दोबारा अपने दिमाग में तस्वीर लेकर आओ कि पैंक्रियास कहाँ पर था। ये बेटा हमारे पास हमारा स्टमक है और स्टमक के साथ ये जो आपके पास पत्ते नुमा साख्त है, ये कहलाता है पैंक्रियास। ठीक है, तो पैंक्रियास के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका था कि इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शनैलिटीज होती हैं, लेकिन हमारी बुक में इनको किस वर्डिंग में लिखा गया है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है वर्ड पैंक्रियास। पैंक्रियास हैज टू फंक्शन, इसके दो फंक्शन हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे हमने पैंक्रियाटिक अमाइलेज पढ़ा था जो कि प्रोटीन तोड़ता है, लाइपेज जो कि लिपिड को तोड़ता है, तो वो यहाँ से सिक्रीट होते थे। तो आगे लिखता है वेयर इट प्लेज द रोल ऑफ डक्टेड, यानी वो जिसमें बकायदा नाली थी, पैंक्रियाटिक डक्ट, वो नाली इन्वॉल्व थी और इसलिए इस निज़ाम का नाम जिसमें नाली होती है उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। जिसमें अपनी खुद की नालियाँ नहीं होती, ब्लड के ज़रिए से मूवमेंट होती है, उसे ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये था पैंक्रियास का काम, ये हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाए हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल सेल, इनका अंदर एक खास उनके सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो वर्ड आपने याद करना इसी तरीके से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, डिस्कवर्ड इन द 1869 बाय अ जर्मन स्टूडेंट पॉल लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस के नाम पर इसको रखा गया, मतलब ये आपके पास खास सेल्स हैं। ये खास कैसे हैं? दीज सेल्स फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, दे स्क्रीट टू हार्मोन। अब आपने याद करना है पैंक्रियास की जो एंडोक्राइन सिक्रीशन या हार्मोन्स हैं वो दो हैं, जिसका नाम इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। और कोई पूछता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का या एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन हैं उनका नाम बताओ, तो फिर आपने बताना है अमाइलेज और लाइपेज। लिखता है, अब इसका फंक्शन आ रहा है, दे रेगुलेट द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। ये हमें पता है कि देखो जिस बंदे को बीमारी होती है डायबिटीज की, उसे इंसुलिन लेनी पड़ती है, यानी उसकी बॉडी में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, कम नहीं हो रही होती। तो यही बात आपने लिखनी है कि इंसुलिन क्या करता है, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी सेल्स टू स्टोर ग्लूकोज और यूज इट फॉर एनर्जी। वो कहता है ग्लूकोज की मिकदार बॉडी से कम करो। कैसे कम करनी है? इस्तेमाल कर लो कहीं पे या फिर किसी ऐसी जगह स्टोर करो जहाँ वो ग्लूकोज की शक्ल से बदल जाए, जैसे ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील होकर स्टोर हो जाता है। तो इस लेकिन ग्लूकोज खुद खत्म हो गया। और लिखता है इन कंट्रास्ट, इसके मुद्दात चलो तो ग्लूकागॉन इन स्टिमुलेट ये क्या करता है, ये भी स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो ग्लूकागॉन उसे बढ़ा देता है और इंसुलिन जो है वो उसको घटा देता है। नॉर्मल पे रखना जरूरी है। तो ये आपके पास दो अलग अलग बातें आ गई। अब वो लिखते हैं नेक्स्ट के अंदर, लीवर में क्या होता है? लीवर में ग्लाइकोजन होता है, यानी जब ग्लूकोज ज़्यादा खा लेते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर में जमा हो जाता है। और जब ग्लूकोज की बॉडी में कमी हो जाती है, भूख लगती है, तो वही लीवर से ग्लाइकोजन निकलकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और फिर एटीपी देता है टूटने के बाद। अच्छा, अब आते हैं इन डायबिटीज मेलाइटस, ये बहुत ही अहम पार्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर दिए, पूछ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली किसको फोकस करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को, कि ये क्या होता है इसके बारे में बताओ। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह एमसीक्यूज क्या बताएगा कि इंसुलिन क्या करता है, लोअर करता है इसको, ब्लड को, और ग्लूकागॉन बढ़ाता है। तो ये एमसीक्यू भी यहाँ पे हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन यहाँ पे बन गया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 30। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 40। अब इसमें क्या होगा, दो किस्म की डायबिटीज होती हैं, एक का नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब अच्छा, डायबिटीज इंस्पाइटस भी होती है, हमारी बुक में नहीं है फिलहाल, लेकिन फिलहाल अभी आप डायबिटीज मिलाइटस से चलो। और डायबिटीज मिलाइटस जो होता है उसकी दो मजीद टाइप्स होती हैं, एक का नाम टाइप 1 है और एक का नाम टाइप 2 है। अब जो डायबिटीज मिलाइटस है, पहले सवाल ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि ये क्या होता है। तो आपने कहना है इन डायबिटीज mellitus the cells are unable to obtain glucose resulting in a high blood glucose concentration। वो कहता है ये वो तरीकाकार है जिसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो डायबिटीज mellitus में वो कंट्रोल नहीं होता। सेल आर अनएबल टू ऑब्टेन ग्लूकोज, यानी उतना उन्हें ग्लूकोज जितना चाहिए होता है वो उससे कंट्रोल नहीं होता, उसके अंदर मौजूद नहीं रहता, ज़्यादा बढ़ जाता है मिकदार में।
इन हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। फिर लिखता है इन टाइप 1 डायबिटीज mellitus, जो एक टाइप 1 है वो क्या होगी, द पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंसुलिन, उसमें इंसुलिन पैदा नहीं होती। सच प्रोटीन सच पेशेंट, ये क्या होता है, ये बच्चे होते हैं आमतौर पर पैदाइश से ही उनको, या कुछ वक्त के बाद 3 4 5 साल के बाद ही, मतलब बहुत अर्ली एज में, कुछ को बाजू का थोड़ा लेट भी हो सकता है, 10 11 साल 12 साल 20 साल से पहले, तो वो जो आपके पास एक क्या होगी, डायबिटीज होगी, उसे डायबिटीज टाइप 1 कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें इंसुलिन पैदा नहीं होती, तो फिर सच पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद द डेली इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, तो उनको रोजाना इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ेगी। बाहर से मुराद ये है कि उनको खरीद कर अपनी बॉडी में डालनी पड़ेगी, या डॉक्टर उसको दे देगा, तो तब जाकर कुछ नॉर्मेलिटी आएगी। और टाइप 2 क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बट द, इसमें क्या होगा, इंसुलिन तो बॉडी में पैदा होती है, इसमें बॉडी में इंसुलिन पैदा नहीं हो रही थी, तो फिर इंसुलिन हमने बाहर से ली, जबकि नीचे वाली के अंदर इंसुलिन पैदा होती है जिस्म के अंदर। ये आमतौर पर वो लोग होते हैं जो 30 या 40 साल के बाद डायबिटिक होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, वो कहते हैं इंसुलिन तो पैदा हो रही है, फिर क्या मसला है, मसला ये है कि इंसुलिन जब सेल तक पहुंचती है तो सेल उस इंसुलिन का काम नहीं करता, या कह लो सेल उस इंसुलिन के मुताबिक काम नहीं करता, या इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो लिखता है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बट द टारगेट सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है, कहता है आपने इंसुलिन नहीं लगानी, आपने मेडिसिन खानी है। मेडिसिन उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन फिर काम करना शुरू करती है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज कैन बी कंट्रोल थ्रू द एक्सरसाइज एंड डाइट, यानी अच्छी खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें, ताकि रेजिस्टेंस कम हो, जिस्म ताकतवर हो जाए, और या फिर क्या होगा, मेडिसिन का कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो पार्ट मैंने बताया, ये जो हिस्सा है, ये बड़ा अहम हिस्सा है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ हमारे पाकिस्तान में फैलने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी फैल बन चुकी है, और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट का जो तनासुब है वो पाकिस्तान में है। यानी पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा, जो भी आप सुन रहे हैं अपने इर्द, वो डायबिटिक होता चला जा रहा है। तो इसलिए ये सवाल भी यहाँ पर अहम रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे से बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को भी एक बार देख लें, और इसको भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ट्रीट कर लें, ठीक है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 40 बना लिया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 41, तो मैं यहाँ पे 41 की हेडिंग डाल देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन 41। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 41 है कहाँ जी, आपको आगे मिलेगा। डायबिटीज में क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज इमदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए, इनहिबिट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो वो किडनी से पानी को वापस नहीं लेता, यानी कि जिस्म से पानी निकल जाएगा यूरिन बनकर, तो बाय किडनी प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, इसमें यूरिन ज़्यादा आता है, मतलब डायबिटीज़ पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आता है। इट रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन, जब पानी ज़्यादा जाएगा, जिसम में पानी की मिकदार कम हो गई, इसका मतलब है अगर पानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसका मतलब है कि जिसम के अंदर अब डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एंड कैन कॉज किडनी डैमेज, और किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा किडनी को। एक्सेस ग्लूकोज में ऑल्सो लीड टू द इम्बैलेंस ऑफ वाटर, इम्बैलेंस ऑफ द वाटर, जिसम में पानी का जो बैलेंस है वो उसी तरह से नहीं रहेगा। एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, और नमक की मिकदार भी, देखो जब पानी ज़्यादा जिस्म से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूदा नमकियात भी बाहर निकल जाते हैं, इस तरीके से नमक भी जिस्म में कम रहेगा। द पेशेंट ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ बॉडी वेट, पानी क्या होगा, इसकी वजह से, बीमारी की वजह से पेशेंट का लॉस हो सकता है, उसके क्या कहते हैं, वेट कम हो जाएगा। वीकनिंग ऑफ द मसल, मसल कमज़ोर हो जाएंगे। एंड टायर्डनेस, और टायर्डनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, काम करना मुश्किल होता है। इसके बाद लिखता है ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, BGC टेस्ट, इसे हम ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है जिसमें कितना ग्लूकोज है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड measured by this test, it is used to diagnose disease, यानी डायबिटीज, अगर बॉडी को, पहले बंदे को पता नहीं है कि उसको डायबिटीज है, तो डायबिटीज है या नहीं वाकई में, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास BGC टेस्ट होता है। ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन द फास्टिंग बेसिस, जब आप ग्लूकोज चेक करने जाएंगे या अपना शुगर चेक करने जाएंगे तो दो तरह से चेक होता है। एक होता है फास्टिंग, यानी कि आपने रात को सो गए और 8 9 घंटे का कम से कम, या 10 घंटे का कम से कम वक्फा हो गया, कुछ आपने पिया नहीं, कुछ आपने खाया नहीं, तो सुबह उठकर आपने क्या करना है, ग्लूकोज चेक करवाने से कहते हैं फास्टिंग, यानी ग्लूकोज इन फास्टिंग। रैंडमली एनी टाइम, यानी किसी वक्त में भी आपने चेक करवाया, तो आफ्टर अ मील दिस रिजल्ट्स इन द सम BGC टेस्ट आर गिवन बिलो,
तो वो कहता है कि अगर हम ये टेस्ट करवाएंगे, रैंडमली कराएं या फास्टिंग में करवाएं, तो कौन से रिजल्ट्स हमें हासिल हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ले लो कि बीजीसी टेस्ट क्या है, व्हाट इज बीजीसी टेस्ट। अब ये छोटा सा कह लो टेबुलर फॉर्म है। इस टेबल में आपने ये सोचना है कि आफ्टर 10 to 8 आवर्स फास्ट, यानी जब आपने फास्ट कर लिया, रोज़ा रख लिया, या सिंपल कह लो कि कुछ खाया पिया नहीं है, 10 घंटे गुजर गए हैं, उसके बाद जब आप बीजीसी टेस्ट करवाओगे, अगर तो 70 से लेकर 99 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज लेवल आया, यानी 70 से 99 आया, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, ये इसका ब्लड यानी वो ब्रीज नहीं है। 100 से लेकर 125 का जब आने लगा, तो प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज होने वाली है, अभी डायबिटीज के मरीज बनने लगा है। तो अगर उसे अब कंट्रोल किया जाए जितना अच्छा, तो डायबिटीज का ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन बहरहाल ये प्री डायबिटीज है, पहले ऐसा ही होता है कि पहले कम होती है ग्लूकोज का लेवल, और यानी नॉर्मल से बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी कमी रहती है, बट उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। 126 से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि वो मरीज़ डायबिटिक है, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल उलट कर लो, अब 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज, ये क्या होता है, डॉक्टर आपको बैठाता है और आपको 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाता है, आपकी बॉडी में डालता है, ग्लूकोज डायरेक्टली डालता है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब अगर उसका 140 लेवल आया, तो वो नॉर्मल है, यानी इससे बढ़कर आना चाहिए अगर जितना ग्लूकोज डाला था, लेकिन चूंकि बॉडी सही काम कर रही है, ग्लूकोज को मेंटेन कर लिया, कम कर लिया, तो इसलिए 140 पर नॉर्मल कहलाएगा। अगर 140 से 200 है तो प्री डायबिटिक है, और अगर 200 से ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर ये बंदा डायबिटिक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये एज आ MCQ के तौर पर ये पैराग्राफ आपने कर लेना है कि कब प्री डायबिटिक होता है, कब डायबिटिक होता है, कब नॉर्मल होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ MCQ, बल्कि MCQs। तो ये सारे MCQs की शक्ल में आपने अपने जहन में रखने हैं। अब देखो, ये तकरीबन चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और ये जो मेन पेज है, ये जो पेज बुक ने दिया है, ये पेज बहुत ही ज़बरदस्त है। इस पेज से पहले मैं एक काम आप कर दूं, छोटा सा आपके पास एक और ग्लैंड बच गया है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। इन्हें गोनैड्स बोलते हैं। गोनैड्स क्या है, गोनैड 2 किस्म के होते हैं। जो आपके पास गोनैड हैं, उनका नाम हमने पहले पढ़ा हुआ है, जिसका नाम ओवरीज और टेस्टिस है। मतलब ये आपके पास फीमेल गोनैड्स हैं और ये आपके पास मेल गोनैड्स हैं। इनको हमने जैसे देखो, एक बात सुनो, ये है ओवरी, ठीक है, इसको ओवरी एज अ ग्लैंड भी लिया है, ठीक है, और ये टेस्टिस, इसको भी एज अ ग्लैंड लिया है, और इसका नाम दोनों का मिलाकर इकट्ठा अगर बोलोगे तो गोनैड्स बोलते हैं। अब गोनैड्स के बारे में बात हो रही है, वो क्या कहता है, कहता है गोनैड्स जिनका नाम ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल होता है, आर गैमीट प्रोड्यूसिंग, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेल है बेटा वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो यही बात है, हमने यहाँ पर बात करनी है। तो वो लिखता है दे ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये नाम आपने याद करने हैं, इन फीमेल्स, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो वो कहता है द ओवरी secrete द हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो एक हार्मोन आपके पास हो गया एस्ट्रोजन, एक आपके पास हो गया प्रोजेस्टेरॉन। तो दो बड़े हार्मोन आपकी बुक ने दिए हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो जो है ना, ये फीमेल गोनैड से हासिल होने वाले हार्मोन्स हैं। दीज हार्मोन्स कॉज द रिलीज ऑफ एग, ये जिस्म से, फीमेल बॉडी के जिस्म से एग रिलीज करवाते हैं फ्रॉम द ओवरी एंड रेगुलेट द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों का जिस्म एक जैसा होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद फीमेल बॉडी मेल बॉडी से तब्दील होने लग जाती है। इसका मतलब वहाँ पे ग्लैंड काम कर रहे हैं। जब बच्ची बड़ी होती है, लड़की मिसाल के तौर पर तकरीबन आप कह लो कि 8 ईयर्स के करीब, तो 8 ईयर टू 12 ईयर पाकिस्तान में उसकी बॉडी में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट होती है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं के बारे में बात नहीं हो रही, मिल्क के बारे में बात नहीं हो रही, वो तो तब होगी जब चाइल्ड की बात हो गई। ये समझदार है कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, लड़कों में ऐसा नहीं होगा। तो ये लड़कियों में ये बढ़ना क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहलाता है। जबकि मेल में क्या होगा, मेल में भी एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर पैदा होंगे। एक तो वो जब पैदा हुआ तब प्राइमरी कैरेक्टर थे, जो उसका जिस्म दिख रहा है, पता चल जाता है ये वो लड़का है,
तो वो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है, लेकिन उसका कोई फंक्शनल नहीं होता। लेकिन जब वो जवान होता है, बलूगत को मिल जाता है, जैसे कि 10 टू 14 ईयर्स तक के दरमियान, तो उसमें पैदा होता है एंड्रोजेंस। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है। इसका नाम टेस्टोस्टेरोन भी है। तो ये पैदा होता है बॉडी में। जब ये पैदा होता है तो फिर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर पैदा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, उसके चेहरे पे दाढ़ी आने लगती है। एंड कोर्सनेस ऑफ द वॉइस, और जो वॉइस है या आवाज़ है वो भारी होने लगती है। इस तरह पहले बच्चों के, लड़कियां हों या लड़कियां, जो 1 से लेकर 5 साल तक, 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ें सेम होती हैं। लेकिन उसके बाद मर्दों की आवाज़ें भारी, उनके चेहरे पे दाढ़ी या जिस्म पर बाल आने लगते हैं। ये सब उनके सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। और इस तरह से लड़कियों की आवाज़ें पतली रह जाती हैं और उनकी ब्रेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी का शेप बदलने लग जाता है, वज़न भारी होने लगता है। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल हैं। ये किसकी वजह से आ रहे हैं? हार्मोन की वजह से। अगर ये नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि हार्मोन सही काम नहीं कर रहे। अब ये जो मैंने कहा, ये पेज बहुत ही कीमती है। इस पेज में आपने क्या करना है, जब ये लेक्चर ले लें, और तब क्योंकि फ़ौरन साथ याद तो नहीं होगा, तो आपने याद करने से पहले आपने यही चीज़ें आपने शुरू करनी है। ठीक है? ये क्या करना है? ये बता रहा है आपको बेसिकली कि आपने ये पढ़ना है। इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एक तरह का ये लिखी हुई है क्या? समरी। इस समरी में आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों के अंदर, मिसाल के तौर पर एंटीरियर लोब से 1, 2, 3, 4 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ लिया था, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है? फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। और स्टेरोटाइनिंग हार्मोन। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के नाम आपको याद होने चाहिए। और फिर उनका सारा फंक्शन लिखा है, ये ऊपर भी एज सच लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं इंटीरियर, तो ऊपर आपके पास हेडिंग बनाना और उसको सही लिखना, बजाय इसके कि मिक्सिंग हो, तो वो ये पेज बचा लेगा। इसी को ये अलग चीज़ है। 2 हार्मोन है, एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर लोब से आते हैं। थायराइड से थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन आता है। पैराथॉर्मोन से पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन आता है। एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो एड्रिनल मेडुला से आते हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोल आते हैं। पैंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागॉन आते हैं। और ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टिस से, जो कि मेल गोनैड्स हैं, उनसे एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन की है। तो आपने देखा, इसके साथ साथ सारे फंक्शन भी लिखे हुए जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे समरी बना के लिख दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपने इस वाले पेज को याद करना है, फिर आपने बाकी हिस्सों को पढ़ने की कोशिश करनी है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए और आपके पास पहले से ही नॉलेज मौजूद हो जो कि स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है बेटा, यहाँ तक था। इसको आपने खुद करना है, मुझे बताना है कि आपको ये आते हैं या नहीं आती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना अगर चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है, अगर आपने वाकई में उसको कवर कर लिया है, तो आपको सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई एमसीक्यू आपसे नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होगा और इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। बुक हमारी तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुकी है, 60% सिलेबस कवर हो चुका है बायोलॉजी का, और केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट 80% टू 90% कवर हो गया है। और इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर, यानी ऑलमोस्ट जुलाई में ही आपको सारी बुक कवर मिलेगी। तो बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता होगा इस बात का, जो नहीं पढ़ रहे जाके बेटा देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा केमिस्ट्री का भी, या आप बिल्कुल इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकोगे। इंशाल्लाह आपका सिलेबस बहुत जल्दी भी कवर होगा, जितना जल्दी कवर करेंगे उतना बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब किए बगैर न रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।